अपना माइक ऑन कर लो। शुभम। शुभम। अनिल माइक ऑन कर लो। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग सर। अभी सर वो। आवाज आ रही है? हाँ सर, क्लियर आवाज आ रही। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक। ओके चलिए। सर। आवाज अगर नहीं आए ना तो आप लोग माइक ऑन कर लेना। और मुझे यस बता सर। देना। थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू था। कैमरे ओके ओके। कैमरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, दैट्स वाई मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ा। ठीक है। इट्स तो ओके। अगर कोई भी इशू आए तो आप बताइएगा। यस सर, यस। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए। कल के क्लास में सभी लोग, कितने लोग हैं लाइव? चलिए। वेरी गुड। कल की क्लास में अपन ने बिल्कुल बेसिक बात किया था। आज के क्लास में अपन बहुत डिटेल में चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पहली पहली बात, अगर आपको कहीं पर भी रिफ्लेक्शन दिखे तो आप जरूर मुझे बताइएगा अपना माइक ऑन करके। दूसरी बात, अगर आपको वॉइस कहीं क्लियर नहीं आए तो वो भी मुझे माइक ऑन करके बताइएगा। अपन भी उस हिसाब से अरेंज कर लेंगे। बस थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, कल से कोई इशू नहीं आएगा। कैमरे का सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम था तो वो रिजॉल्व नहीं हो पाया, इसलिए अपनी क्लास थोड़ी डिले हो गई। लेकिन कल से अपन उसको पहले से रिजॉल्व करने के लिए मैंने बोल दिया यहाँ पे जो भी लोग कैमरा ऑपरेट करते हैं, तो कल से कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कोई भी डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछिए। और कमेंट भी कर सकते हैं, मैं बीच में कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स देखने का। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले कल की क्लास को अगर मैं बात करूं तो कल मैंने देखा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कितने सारे स्टेजेस होते हैं। और अपन ने बात किया था कि कोई भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए सबसे पहले कल अपन ने बात किया था प्रोजेक्ट क्या होता है। फिर अपन ने बात किया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को मैनेज करने की जरूरत क्यों पड़ी। उसका सबसे मेजर पर्पस था टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना, अच्छा एक बात और बताता हूँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा मतलब क्या? आप बहुत ज्यादा आउटपुट ले पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्टिविटी अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रूव होता है तो प्रॉफिट भी इंप्रूव होगा। ठीक है। आप उसको इंजीनियरिंग इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होता है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। वहां पे थोड़ा सा अपन एस्टिमेशन करते हैं कि कितना बनाना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा कि अपने को प्रॉफिट हो। चलिए, यहाँ पे वो प्रॉफिट कॉस्ट अपने को नहीं निकालना है, अपने को सिर्फ नेटवर्क देखना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात अपन कर रहे थे कि प्रोजेक्ट को, कल अपन ने बात किया था कि जब किसी भी प्रोजेक्ट को कैरी करना हो, उसके कोई भी काम स्टार्ट करना हो तो उसके 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होते हैं, कल के बारे में बात किया था, व्हाट इज द स्टेजेस इन प्रोजेक्ट। बेसिकली देर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज समथिंग कॉल्ड प्लानिंग। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। सेकेंड स्टेज कल अपन ने बात किया था, दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। एंड थर्ड स्टेज मेरे देश के बच्चों, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग। चलिएगा, देखिएगा आज का जो क्लास रहेगा ना, अगर अपने को सीपीएम पार्ट अच्छे से एकदम कमांड करना है तो आज में बहुत सारी बस ये टॉपिक्स है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग। इन तीनों बारे में जब अपन डिटेल में एक बार बात कर लेंगे 10-15-20 मिनट लगेगा। उसके बाद अपन चले जाएंगे पूरे का पूरा नेटवर्क एनालिसिस में, जो आपका सिलेबस का पार्ट है। आपने अपना बेसिक का सिलेबस देखा होगा, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पहला जो टॉपिक है जो मैंने कल डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। उसके बारे में मैंने बोला था कितने टाइप के प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में हो सकते हैं, किस किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा। उसके बाद आपने दूसरा टॉपिक देखा होगा, यही था आपके टॉपिक में सिलेबस में, प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो अपन बात करेंगे प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में। सर तो क्या प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग नहीं पढ़ना है? बेटा देखो, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड नेटवर्क एनालिसिस। इसका क्या मतलब है कि प्लानिंग तो अपन, प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ वेरी सिंपल थिंग, तो अपन देखेंगे क्यों करते हैं प्लानिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है शेड्यूलिंग क्यों करते हैं।
शेड्यूलिंग करने के बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि बार चार्ट बनाते हैं, गैंट चार्ट, बार चार्ट या गैंट चार्ट बोल सकते हैं। उसके बाद माइलस्टोन चार्ट बनाते हैं, उसके बाद लिंक बार चार्ट बनाते हैं, फिर अपन ब्रेक बार डाउन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बट आपके सिलेबस में, और फिर नेटवर्क एनालिसिस, मतलब क्या शेड्यूलिंग करने के 4-5 टेक्निक्स हैं। बट गेट ने तो सिलेबस में मार्क किया ना, वो सबसे आखिरी वाला टेक्निक, सबसे रिसेंट टेक्निक, सबसे मॉडर्न टेक्निक जो है वो मार्क करके रखा है, नेटवर्क एनालिसिस। बट बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट जब अपने को एक बार देखना पड़ेगा, कहीं मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन आ गया बाय मिस्टेक तो अपने को करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन बार चार्ट, लिंक, माइलस्टोन चार्ट को आखिरी में देखेंगे। पहले अपन अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जो गेट का स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अपने को, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एनालिसिस। तो अपन इसके बारे में बात करेंगे शेड्यूलिंग में। उसके बाद कंट्रोलिंग, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपडेटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को अपन कर रहे हैं तो अपने को बीच बीच में ना अपडेटिंग की जरूरत पड़ती है। तो अपन देखेंगे कि अपडेटिंग कब करते हैं। अपडेटिंग में भी आपके कोर्स में डिटेल में अपडेटिंग नहीं है, गेट में तो खैर अपडेटिंग मेंशन ही नहीं है, बट अपने को पता होना चाहिए कि लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट जो है उसमें अपडेटिंग ज्यादा करना। अपडेटिंग समझते हैं, बीच बीच में जाके ऑब्जर्वेशन लेना, बीच बीच में जाना कि भैया कहां तक काम हुआ, कहां तक नहीं हुआ। तो अपडेटिंग में दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, जो कि अपन कंट्रोलिंग के अंदर बात करेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट। तो सर ज्यादा अपडेटिंग की जरूरत कहां पड़ेगी, सबसे ज्यादा मतलब अपडेटिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा कहां कर रखनी पड़ेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में या शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में। आप सब लोग सोच रहे होंगे, अपने आप से बात कीजिए कि लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में अपने को अपडेटिंग ज्यादा करना पड़ेगा। बेटा गलत, अपने को अपडेटिंग का फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि नंबर ऑफ अपडेटिंग लॉन्ग ड्यूरेशन में ज्यादा हो, नंबर ऑफ अपडेटिंग शॉर्ट ड्यूरेशन में कम हो, बट अपडेटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में ज्यादा रखना पड़ता है। ऐसा क्यों रखना पड़ता है ये अपन बात करेंगे इन द कंट्रोलिंग डिवाइस। क्लियर है? तो पहले अपन बात कर ले बच्चों प्लानिंग के बारे में। चलिए अपन एक बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं प्लानिंग के बारे में आपको डिटेल में लिखवा दूंगा, बोर्ड पे लिख दूंगा, मैं डिक्टेट भी कर दूंगा। अगर मैं प्लानिंग के बारे में बात करूं तो यार सर सबसे पहले प्रोजेक्ट कोई भी काम करना हो, जैसे लेट अस टेक, कल मैंने बहुत प्यारा सा एग्जांपल ले लिया। सपोज शुभम का शादी है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं शुभम का शादी है जनवरी 2021, फरवरी 2021 में। तो शादी करने के लिए इट इज ए प्रोजेक्ट, यस और नो? यस। क्यों प्रोजेक्ट है? बीइंग मैरिड इज ए प्रोजेक्ट। व्हाई इट इज प्रोजेक्ट? कल इसके बारे में बात किया था मैंने। कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज इज ए प्रोजेक्ट और नॉट? यस, इट इज ऑल्सो ए प्रोजेक्ट। कल इसके बारे में मैंने बात किया था। तो मैंने पूरा डिटेल में बात कर चुका हूं बच्चों आपसे, कौन प्रोजेक्ट है कौन प्रोजेक्ट नहीं है, कौन प्रोजेक्ट है कौन प्रोजेक्ट नहीं है। चलिए तो मैं बात करता हूं एक, सर आप हमेशा शादी का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? ये आप ऐसा क्या तकलीफ है कि आप शादी का एग्जाम्पल देते हैं? नहीं, वो एग्जाम्पल तुमको अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए हमेशा शादी का एग्जाम्पल देते हैं। मैं चाहूं तो ब्रिज का एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, बट शादी का एग्जांपल हमेशा याद रहेगा। ब्रीफ का एग्जांपल क्या है, आज दूंगा परसों भूल जाओगे, दैट्स व्हाई शादी वाला एग्जांपल है, मतलब फुल प्रूफ है। चलिए तो प्लानिंग का क्या स्टेज होता है? प्लानिंग का सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को करना है उसका पहला स्टेज होता है प्लानिंग। सर प्लानिंग में क्या बात करेंगे? देखिए प्लानिंग के अंदर अपन क्या क्या बातें करेंगे। सबसे पहले आप खुद से सोचो, आपको बोलना नहीं है सर ये क्वेश्चन आता है, हाँ आएगा आएगा सर, आप देंगे क्वेश्चन, यस मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा। आज मैंने तुमको कुछ ग्रुप में शेयर करवाया होगा 4-5 क्वेश्चन, ठीक, वो नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आज मैं कम क्वेश्चन दे पाया, बट मैं कल वादा करता हूं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो क्वेश्चन का प्रॉपर टाइपिंग नहीं हो पाया, इसलिए मैंने आपको बस एक ईमेल भेज दिया। तो कल आपको मैं प्रॉपर क्वेश्चन दूंगा। प्लानिंग से जो ऑब्जेक्टिव आते हैं और यही सब ऑब्जेक्टिव जो है मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं और उनका एक एक मार्क्स का लॉस हो जाता है, और वो सिर्फ न्यूमेरिकल करके आते हैं, 50-55 नंबर आ जाता है गेट में, उसको कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने को ये सब पे ध्यान देना है। तो प्लानिंग क्यों, प्लानिंग पहला प्लानिंग कैसे करें? सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले अपने को सबसे पहले अपन सीधा प्रोजेक्ट के बारे में सोचे और उसमें कूद नहीं जाए, पहले प्लान करें। मतलब क्या, पहला स्टेप क्या होगा प्लानिंग के अंदर? जो फर्स्ट चीज थिंग्स अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिफाइन। सबसे पहले आप बताओ, डिफाइन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, हिंदी मीडियम वाले, या गोल, यू कैन राइट गोल्स भी लिख सकते हैं। डिफाइन ऑब्जेक्टिव या गोल्स
ऑफ ए प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको अपने मन में यह तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो कुछ बच्चों ने तय किया हमें चांद पे जाना है, तो वो पहले हो गया कि डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। जो भी काम आप करने जा रहे हैं, जो भी काम आप करने जा रहे हैं प्यारे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने मन में। सपोज सपोज चलिए सर, शादी तो मेरा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, लेकिन सर अगर मैं इसरो में काम कर रहा हूं और मुझे चांद पे जाना है, मुझे चलो छोड़ो, चांद तो बहुत पुराना हो गया, चांद हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मंगल भी पुराना हो गया, अब कौन बच गया। हाँ चलो, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे अपने मन में सर हमको तो जाना है प्लूटो ग्रह पे, ठीक है, पता होना चाहिए प्लूटो अब है ही नहीं है, ये लोग बोल देते हैं, लेकिन प्लूटो 20-20 साल के लिए गायब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। चलो फिर भी तुमने एक डिफिकल्ट टास्क ले लिया, सर हमको प्लूटो पे जाना है ताकि मैं भी 20 साल के लिए दुनिया से गायब हो सकूं, ठीक है। तो बच्चे ने सोचा प्लूटो पे जाना, तो पहले तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पता चल गया मेरे बच्चों। डिफाइन ऑब्जेक्टिव या गोल्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, टू गो टू द प्लूटो, दैट इज व्हाट, एक डिफरेंट काइंड का ग्रह है, क्लियर है। तो पहला हो गया। दूसरा कि और क्या ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने से, यार चलो शुभम का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, हमको सर शादी करना है इस साल के बाद, 2021 में मेरा शादी हो जाना चाहिए, तो सबसे पहले उसका एक प्रोजेक्ट का गोल डिसाइड हो गया, टू बी ए मैरिड। अब ये सोचने से प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो नहीं जाएगा, तो सेकंड स्टेज क्या होता है, लिस्ट डिफरेंट टास्क टू बी परफॉर्म। क्या क्या कार्य आपको करने हैं, शादी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब काम का एक लिस्ट बना लो। प्लूटो ग्रह पे जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा एक लिस्ट बना लो। तो वही मैं लिखूंगा, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, समझिएगा अच्छे से। लिस्ट लिस्ट क्या आपको एक पूरा बना लेना पड़ेगा, जो टास्क जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करने हैं, लिस्ट, या और अच्छे भाषा में लिखे मेक लिस्ट ऑफ डिफरेंट टास्क, या यू कैन राइट एक्टिविटीज। कल बात किया था अपन एक्टिविटीज के बारे में, एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। सर ये सब हमको याद करना पड़ेगा, नहीं यार, आप खुद का शादी का एग्जांपल लो ना, सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया मैंने, खुद का शादी के बारे में सोचो, पहले तो सोचना पड़ेगा कि हाँ चलो मम्मी पापा कह रहे हैं तो हम शादी कर लेते हैं, तो एक गोल बना, या तो मम्मी पापा नहीं कह रहे हैं तो खुद ही सोच लो हाँ चलो शादी हो जाएगा मेरा, पहला तो ये बन गया। दूसरा क्या बना, सुनना, दूसरा बात ये बना कि चलो डिसीजन तो हो गया, हमको ये काम करना है, हमको ब्रिज बनाना है। अभी आपने सुना होगा, अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला है, ये जम्मू कश्मीर में कोई इंडिया वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, कौन से नदी के ऊपर बना है मुझे नहीं पता, आप थोड़ा भूल गया हूँ, इधर थोड़ा पेपर पढ़ना मैंने बंद कर दिया था, तो सबसे ऊंचा ब्रिज बना है। तो सबसे पहले तो भारत सरकार ने सोचा होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा होगा कि चलो जम्मू कश्मीर को कुछ अच्छा दिया जाए जिससे जम्मू और कश्मीर का कनेक्टिविटी अच्छे से बन पाए। तो सबसे पहले क्या किया गया, एक कुछ सोचा तो गया होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा। दूसरा कि ऐसे सोच के तो काम नहीं चलेगा, कैसे कैसे उसको करना है, कैसे कैसे उसको परफॉर्म करना है, उसका एक क्या किया जाए, उसका एक लिस्ट बना लिया जाए कि कितना एक्टिविटी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मंगल मिशन आपने देखा है, सबने मंगल मिशन पिक्चर देखा, और नहीं देखा तो एक बार देख लो, ठीक। मंगल मिशन में देखा होगा, जब अक्षय कुमार मंगल मिशन का तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो सारे कैसे कैसे क्या क्या करना है, सारे टीम्स को डिवाइड कर देते हैं। उसमें एक साउथ इंडियन इंजीनियर रहते हैं, सिविल इंजीनियर, रामामुराथन टाइप दिखते हैं, देखना पिक्चर में, वो रामामुराथन को दे दिया जाता है कंस्ट्रक्शन का काम। वो रोड पे प्लास्टिक का कचरा पड़ा रहता है, उसको उनको टारगेट दिया जाता है। अक्षय कुमार ने टारगेट दिया कि आपको ऐसा वो बनाना है वो सैटेलाइट को जिसका वेट कम हो, ताकि वो सैटेलाइट वेट कम होगा, फ्यूल कम खाएगा और ज्यादा दूर तक जा पाएगा, ठीक। ऐसा अपने पिक्चर में रफली बता रहा हूं मैं। तो उसने सोचा वेट को कैसे कम किया जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ में बहुत मैटर करता है। तो उसने क्या किया, रोड पे देखा प्लास्टिक का कचरा पड़ा हुआ है, उसने उस कचरे को उठाया, ठीक है, हम बहुत चीज सीख सकते हैं मूवी से। कचरे को उठाया और
प्लास्टिक का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा होता है और वेट भी बहुत हल्का होता है, तो उसने बना दिया। तो पहले तो अक्षय कुमार को बताना पड़ा ना सबको कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। उसी तरह प्रोजेक्ट में देखा होगा विद्या बालन को दे दिया कि ऐसा कुछ जुगाड़ लगाओ कि इतना फ्यूल, भारत के पास ऐसा लॉन्चर नहीं था कि इतना सारा फ्यूल को कैरी करके मंगल तक ले जा, मंगल तक जाने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल लगेगा, पर भारत के पास इतना तगड़ा लॉन्चर नहीं था। तो विद्या बालन ने पूरी तलने वाला टेक्नोलॉजी लगा दिया। सबने देखा है उसको अच्छे से, कैसे उसने पूरी डाला, 3 पूरी बना, तब तक पूरा तेल गर्म था और उसके बाद गैस बंद कर दिया, फिर 3-4 पूरी बंद गैस में ही बना लिया। ये सबने बड़े ध्यान से देखा होगा। तो वही मैं बात करना चाह रहा हूं कि जो जो काम करना है, जितना भी एक्टिविटी है, उन सबका एक टास्क, एक लिस्ट बना लिया जाए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप। अब मैं बात करूं थर्ड में, सुनना अच्छे से, ये सब लिखने का मौका दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। थर्ड स्टेज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सुनिएगा। थर्ड स्टेज, चलिए ये क्या, लिस्ट बना लेने से, लिस्ट बना लेने से सोच लिया मैंने जैसे तुम लोग का प्रोजेक्ट है टू टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन गेट, गेट 2021 में भारत में प्रथम रैंक पाना, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट था। तो तुमने तो लिस्ट बना लिया, डिफरेंट डिफरेंट, हमको सॉन्ग पढ़ना है, हमको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, हमको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है, हमको थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ना है, हमको सीपीएम पढ़ना है, हमको डब्ल्यूआरई पढ़ना है, एंड हमको सर्वे पढ़ना है, हमको एनवायरमेंट पढ़ना है, हमको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है, ब्रांच 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 भाई। ये तो लिस्ट बना लिया, हमको इतना सारा एक्टिविटी परफॉर्म करना है, हमको टेस्ट देना है, हमको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, हमको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ सोच लेने से क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, अब हमको जुगाड़ करना पड़ेगा। सर किसका जुगाड़ करना पड़ेगा? मटेरियल का जुगाड़ करना पड़ेगा। पढ़ने के लिए पढ़ाई का मटेरियल का जुगाड़ करना पड़ेगा। मंगल पे और प्लूटो पे जाने के लिए वही प्लास्टिक का कचरा जो भी मटेरियल का बनाया गया था, एक एक छाता, उसमें एक कपड़ा का वो एंटीना बनाया गया था। ऐसा बोला गया था कि मंगल पे जाएगा तो ग्रेविटी के कारण, वो घूमने के कारण, फ्रिक्शन के कारण वो एंटीना फट जाएगा। तो बोला कि ऐसा कपड़ा जुगाड़ करो जो खुद को रिपेयर कर ले फटने के बाद। ऐसा अपने मूवी में देखना, सब लोग देखे नहीं होंगे लेकिन देखना मूवी में, ठीक है। तुम लोग कौन सा मूवी देखते हो? ये कौन सा आजकल आया, केजीएफ एंड लाइक दिस? नहीं यार, मैं तो वही सब मूवी देखो जिससे नॉलेज मिले, बाकी देखने वाले की मर्जी। ठीक है, सुनिएगा। तो मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि इससे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले तो अपने को किसी भी प्रोजेक्ट का गोल पता होना चाहिए, क्या करना चाहते हैं। उसके बाद अपने को उसमें क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा, उसका एक लिस्ट होना चाहिए। उसके बाद हमको जुगाड़ करना पड़ेगा, किसका? मनुष्य का, मैन का, लेबर का, मटेरियल का, इक्विपमेंट का, इन सब का जुगाड़ करेंगे। तो अब अपन देखेंगे, ठीक है, अब अपन देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ, ध्यान से समझना और दीवारों से टिक के मत बैठना। अरेंजमेंट ऑफ मैन, मैन लिख दिया मैंने, उसमें लेबर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, चौकीदार सब आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेबर लिखता सिर्फ लेबर ही आता उसमें। अरेंजमेंट ऑफ मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट। सर इक्विपमेंट भी चाहिए। अब तो तुम सिविल इंजीनियर हो, खुद ही समझ लो ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है या मून मिशन पे जाना है उसका एक प्रोजेक्ट है। अरे यार तुमको गेट का प्रिपरेशन करना है, यस इट इज कॉल्ड इक्विपमेंट ना, ये कुछ वर्क करके दे रहा है। तो वही मैंने बोला, मैन जुगाड़ लो, मटेरियल जुगाड़ लो, इक्विपमेंट जुगाड़ लो, यस और नो। और उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट, ये करना ही है। ठीक है, एंड प्रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेशन। आप बढ़िया से कॉस्ट एस्टिमेशन कर लो। ऐसा नहीं कि प्लानिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया बिना कॉस्ट एस्टिमेशन किए हुए, पता चला कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, कॉस्ट एस्टिमेशन अपन ने किया नहीं, और उसके बाद हो गया चोट, बहुत ज्यादा पैसा लगने लगा, बीच में अपने पास पैसा अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी जुगाड़ करना पड़ेगा कि कॉस्ट एस्टिमेशन कितना लगना है। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा। एज ए इंजीनियर सोचो कि आपको किसी भी काम को करना है, बिल्डिंग को बनाना है, तो क्या क्या लगेगा आपको? आपको मैन लगेगा, गेट का तैयारी करना है, आपको मैन लग रहा है, देखो यहाँ पे मैन खड़ा है। मटेरियल लग रहा है, यस लैपटॉप लग रहा है, अभी ऑनलाइन एजुकेशन है,
मोबाइल लग रहा है, इंटरनेट लग रहा है, कॉपी लग रहा है, पेन लग रहा है, इक्विपमेंट भी लग रहा है, वही सब जो भी है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन भी करना पड़ता है बिल्डिंग में। अब ये नहीं कि सीमेंट का कॉस्ट ही नहीं पता कि इस बिल्डिंग को बनाने में कितना सीमेंट लगेगा, लगते जा रहा नहीं, ये सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने, मंगल मिशन याद कर लो, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, उसी तरह शुभम का शादी है, उसमें भी लगेगा मैन, बिना मैन का शादी नहीं होगा। मटेरियल भी लगेगा, इक्विपमेंट भी लगेगा, लगेगा ना, कैमरा लगेगा, फोटो खिंचाना पड़ेगा, वो सब लगेगा ना, वो सब जो भी है। कॉस्ट एस्टिमेशन भी करना पड़ेगा कि भैया खाने में कितना खर्चा होगा, बाराती के आने में जाने में कितना खर्चा होगा। तो वो सब एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप चीजों को समझ सको। और सुनो, और सुनो, कॉस्ट एस्टिमेशन भी करेंगे, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना समय लगेगा हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने में। तो मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, ड्यूरेशन टू परफॉर्म ईच एक्टिविटी। जैसे प्लानिंग करना पड़ेगा ना भैया, जैसे मान लो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, मेरे प्यारे देश के बच्चों, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपको कुछ तो प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यू आर ए बिल्डर, यू आर ए बिल्डर, आप फ्लैट का सप्लाई कर रहे हो, आप फ्लैट बना बेच रहे हो, तो आपको कस्टमर को बोलना पड़ता है ना, दिसंबर 2021 में मैं आपका फ्लैट तैयार करके दे दूंगा। तो आपके पास कुछ तो टारगेट बनाया होगा आपने, इतने दिन में मेरा फाउंडेशन का काम हो जाएगा, इतने दिन में मेरा वॉल क्लिम्ब कर दूंगा, मैं पूरा दीवार खड़ा कर दूंगा। उसके बाद दीवार खड़ा करने के बाद मेरे बच्चों, उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि लिंटर बना देना है, उसके बाद अपन ये डिसाइड कर देंगे कि छत बना देना है, उसके बाद अपन प्लास्टर इतने दिन में कर देना है, पेंटिंग इतने दिन में कर देना है, इलेक्ट्रिक का वर्क इतने दिन में कर देना है। तो वही मैंने बोला, परफॉर्म कितना समय लगेगा हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। सर तो क्या हम ऐसा सोचे कि 2 महीने में पूरा प्लास्टरिंग का काम हो जाएगा? तो क्या 2 महीने में हो जाएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो सबका बात बाद में करेंगे। अभी तो मैं आइडियल केस लेके चल रहा हूँ, क्लियर है। और इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करें, शादी का एग्जांपल यहाँ हटा दो, तो वी हैव टू प्रिपेयर इंजीनियरिंग डायग्राम। इंजीनियरिंग डायग्राम, अब बच्चे के दिमाग में एक झटका लगा होगा, सर ये इंजीनियरिंग डायग्राम नाम का चीज क्या है? सिविल इंजीनियर हो, समझ जाओगे। कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो हमको क्या करना पड़ता है? पूरा प्लान बनाना पड़ता है, नक्शे पे उतारना पड़ता है, पूरा मैप बनाना पड़ता है। उसी तरह आप देखे होगा मंगल मिशन में अक्षय कुमार दिन भर एक फोटो लेकर, डायग्राम लेकर उस पर मैपिंग करते रहता था। ऐसे याद होगा आपको, मंगल मिशन में कुछ कुछ ऐसा होता था, अक्षय कुमार दिन भर यही काम करता था। ये है पृथ्वी, यानी प्यार से हम लोग बोलते हैं, यू नो ना, द शेप ऑफ द अर्थ इज ज्वाइड, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ स्फीयर अर्थ। उसके बाद आपको पता होगा, यहाँ पे उन्होंने दिखाया होगा, यहाँ पे अर्थ का अपना खुद का सैटेलाइट होता है, कौन सा मून, ऐसे ऐसे करके आपने, यहाँ पे कहीं मंगल था, ठीक है, बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स थे, ये सब बताया गया था पिक्चर में। तो दिन भर ऐसे ऐसे करते रहता था कि यहाँ पे इतना चक्कर में सैटेलाइट जाएगा, लाइक दिस। तो वही इंजीनियरिंग डायग्राम इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो दैट्स व्हाई इतना काम तो करना पड़ेगा। इतना करने के बाद सर क्या करें? इतना करने के बाद थोड़ा प्यार से समझना, बस 2 मिनट और लूंगा मैं, ठीक है। सुनिएगा, मेरे हिसाब से क्लास का कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिनको ये तीनों याद नहीं रहेगा। आप जरूरी नहीं है, देखिए भैया, पहली बात, ये जो मैं लिखा हूं ना, मैं अपनी भाषा में लिख दिया हूं, बस मेरे दिल में है, वो मेरे बोर्ड पे आ गया। तो आपको ऐसे रखना नहीं जो मैंने ऐसे लिखवा दिया, आपको बस पता होना चाहिए क्या करना है। सबसे पहले तो अपने को टारगेट पता होना चाहिए, हमें क्या करना है। दूसरा, हम कैसे करेंगे उसका एक लिस्ट होना चाहिए। उसके बाद उस चीज को करने के लिए हमें क्या क्या मैन मटेरियल, मशीन, इक्विपमेंट का जुगाड़ करना पड़ेगा, हमको वो भी पता होना चाहिए। 3 बात अगर हमको पता है तो बात अच्छा है। लेकिन इतना कुछ पता हो गया कि इतना मैन लगेगा, इतना मटेरियल लगेगा, इतना इक्विपमेंट लगेगा इस मकान को बनाने में या मंगल मिशन पे जाने में, लेकिन हम प्लानिंग के दौरान ये भी इंश्योर कर ले कि क्या हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, सेटिस्फैक्टरली कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ये प्लानिंग के दौरान, ऐसा नहीं कि प्लानिंग कर दिए और अपने को भी डाउट चल रहा है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। नो बेटा, एक सेटिस्फैक्टरी, एक मन में ना एक विश्वास होना चाहिए, तभी जाके प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में हमारे पास एक विजन रहेगा। शुरू में ही अगर हमारे पास सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन के बारे में अगर शुरू में मेरे मन में डाउट है कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा, जैसे शुभम का बात करें, शुभम बुरा मत मानना, ठीक है, शुभम का बात करें, चलो शुभम बुरा भी मान जाएगा। XYZ का बात करें, अगर शुभम
इतना सारा चीज अपने शादी के लिए कर लिया और उसके बाद लास्ट में लड़की भाग गई तो खेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतना तैयारी करने के बाद भी शुभम को ये भरोसा होना चाहिए कि वो शादी के दिन लड़की नहीं भागेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही मैंने सिंपल एग्जांपल लिया। तो अगला टारगेट क्या होगा मेरे देश के बच्चों? ये होगा कि ब्रिंग आउट satisfactorily या satisfactory completion of project, चलिएगा। तो एक डिफरेंट काइंड का अरेंजमेंट मैंने आपको समझा दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस का पहला टॉपिक मेरे देश के बच्चों यही लिखा हुआ है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो बेटा प्रोजेक्ट प्लानिंग इज ए व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? आई विल बी ड्रॉ व्हाट इज द कंक्लूजन? What is the conclusion? It is when the project planning, it is most important stage of, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा सर शेड्यूलिंग से भी इंपॉर्टेंट, यस सर कंट्रोलिंग से भी इंपॉर्टेंट, यस सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है which of the following is the most important stages of project management. So that is the most important stage of project management. अब आप ध्यान से चीजों को थोड़ा समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि बेटा अगर प्लानिंग अच्छा नहीं हुआ तो आप शेड्यूल बना के क्या कर लेंगे। अगर शेड्यूल अच्छा, प्लानिंग शेड्यूलिंग अच्छा नहीं हुआ तब का काम ही अच्छा नहीं चलेगा तो आपको कंट्रोल करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट प्लानिंग। तब आप नोट कर लीजिए, बस 5-7 मिनट लगेगा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग डिस्कस करने में। उसके बाद अपन चलेंगे नेटवर्क डायग्राम पे। आज अपन नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको स्नैपशॉट ले लीजिए। यहां तक तो कल लिख चुके थे शायद आप। चलिए नीचे लेते हैं बच्चों। मेरा आप सबसे एक वादा है, आपको सिंगल क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अपन कॉन्सेप्ट वाइज चले। इसका फोटो ले लीजिए क्विक। चलिए दैट इज ऑल ओवर। चलिए दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट प्लानिंग। आप बेटा इसको एकदम मत पढ़ो, सब छोड़ दो। आप बस अपने मन में पूछो, क्या आप किसी भी जीवन में आप गेट का पेपर देने वाले हैं, आप अपने गेट को एक प्रोजेक्ट मान लीजिए बच्चों। उसके बाद आप सोचिए उसके बारे में कि कैसे कैसे करेंगे, आपको यही आंसर मिलेगा। लेकिन हाँ अगर आपके मन में विश्वास नहीं होगा, आपके मन में विश्वास नहीं होगा कि मेरा गेट का एग्जाम अच्छा होगा या नहीं होगा, तो आप उसके लिए क्यों तैयारी करोगे? मन में एक विश्वास तो होता है ना बच्चों कि हाँ हमारा लगता तो है, एक सेटिस्फेक्शन तो आ रहा है अंदर से कि इतनी पढ़ाई की है तो गेट का एग्जाम अच्छा ही जाएगा। दैट्स वाई किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिंग आउट सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, मतलब बिलीव आना चाहिए अंदर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग के बारे में। सुनना, सेकेंड स्टेज इज व्हाट कॉल्ड शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग अपने सिलेबस में बेटा क्लियर मेंशन है, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग मेंशन नहीं है। शेड्यूलिंग की जगह उन्होंने शेड्यूलिंग का एक टूल डाल दिया। द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल टूल इज कॉल्ड नेटवर्क एनालिसिस। सुनिए, शेड्यूलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि जो भी शेड्यूल बनाना, आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे प्यारे देश के बच्चों, आप कुछ तो शेड्यूल बनाते होगे कि भैया मुझे इतने तारीख को स्टार्ट करना है, मुझे इतने तारीख को ये सब्जेक्ट फिनिश करना है। तो क्या करना है? शेड्यूलिंग का मतलब है असाइनिंग स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन डेट फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी को करने के लिए क्या, कब कब स्टार्ट करें, कब कंप्लीट करें। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड शेड्यूलिंग मीन्स समझिएगा, scheduling means scheduling. What is the meaning of scheduling? Scheduling means assigning क्या करेंगे बच्चों? असाइन करेंगे, assigning start and completion. What is the meaning of scheduling? It means शेड्यूल बनाना, असाइन करना कि इस एक्टिविटी को कब स्टार्ट करना और कब कंप्लीट करना है। स्टार्ट एंड कंप्लीशन टाइम फॉर ईच एक्टिविटी। अब पीछे से एक बच्चे का क्वेश्चन आया, सर ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा? अच्छा, एक बात है कि अपने को असाइन करना है स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ ईच एक्टिविटी, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ए सीक्वेंशियल मैनर, इन ए सीक्वेंशियल मैनर, इन ए सीक्वेंशियल मैनर। सर सीक्वेंशियल मैनर में क्यों करना है? देखो बेटा, अगर अपन इस बिल्डिंग को बना रहे हैं तो यार बिल्डिंग में कितने कितने काम हो गए मेरे बच्चों? पहला सबको पता है फाउंडेशन देना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद फाउंडेशन के बाद वो वॉल बनाना है, वॉल के बाद स्लैब बनाना है, स्लैब के बाद सॉरी वॉल के बाद चलो स्लैब पिलर व्हाटसएवर द प्रोसेस, पिलर बनाना है, प्लास्टरिंग करना है, उसके बाद बेटा अपने को पेंटिंग करना है, फिर बीच में कहीं इलेक्ट्रिकल का वर्क करना पड़ेगा, डोर लगाना है। तो मैंने वही बोला कि बेटा अगर अपने को 1 ईयर में किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो अपने को हर एक्टिविटी के लिए, हर एक्टिविटी का कुछ स्टार्ट टाइम और कुछ कंप्लीट टाइम मन में डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ भैया ये वाला काम इतने तारीख को स्टार्ट होना चाहिए, इतने तारीख को खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, बट इट शुड बी इन सीक्वेंशियल मैनर। सर व्हाई इट शुड बी इन सीक्वेंशियल मैनर? क्योंकि मेरे बच्चों अगर प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होगा ना तो मेसअप हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, जो काम पहले होना चाहिए था वो काम बाद में होगा, इससे प्रोजेक्ट कभी स्मूथ मैनर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सपोज आपका कोई काम अभी हुआ ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं, आपका डोर नहीं लगा, एक जनरल एग्जांपल, आपका डोर नहीं लगा तो आपने पहले से पेंटिंग करा लिया बेटा। हाँ, डोर आपका वुडन का डोर लगा, आपने पेंटिंग करा लिया बेटा। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, क्या होगा? जो पेंट होगा, पेंट होगा, पेंटिंग पहले करा लिया, डोर नहीं लगा, आपने पेंटिंग करा लिया, वेल एंड गुड। डोर लग गया मेरे बच्चों, डोर पेंट हो गया, वॉल पेंटिंग नहीं हुआ अभी। अब बताओ, तो जब वॉल पेंटिंग करोगे तो उसके जो पेंट्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो डोर के ऊपर आएंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया कि सीक्वेंशियल मैनर में होना बहुत जरूरी है। तो सीक्वेंशियल मैनर में होने से क्या फायदा होगा सर? ठीक है, सीक्वेंशियल मैनर में अगर प्रोजेक्ट होता है तो आपका वर्क जो है बहुत स्मूथ और इफेक्टिव मैनर में कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। सो दैट
so that project can be completed in a smooth and effective manner। चलिए, तो बेटा आप अपने जनरल लाइफ से जोड़ के देखिए, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर गेट? यस सर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। तो गेट का प्रिपेयर करने के लिए यस, यू हैव टू हर सब्जेक्ट को कुछ स्टार्ट एंड कंप्लीशन टाइम देना चाहिए, वो भी सीक्वेंशियल मैनर में। कारण बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कुछ सब्जेक्ट का डिपेंडेंसी कुछ के ऊपर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, यू आर जीरो इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, you didn't know about principal stresses, you didn't know about Mohr circle, you didn't know about state of pure shear, आपको प्योर shear के बारे में नहीं पता, आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन, इन सब किसी चीज के बारे में नहीं पता। मेरे बच्चों क्या होगा आपके साथ? आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने जाएंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आएगा, shear स्ट्रेस का आएगा, प्योर shear का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको सब समझा तो देंगे, बट अगर आप जीरो हो तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम से सफर हो पाएगा। मतलब क्या, आपका जो सब्जेक्ट है वो स्मूथ और इफेक्टिव मैनर में तैयार है, सॉइल मैकेनिक्स नहीं हो पाएगा। सिमिलरली आपको इसेंट्रिक लोड का नॉलेज नहीं है, आपको बेंडिंग का नॉलेज नहीं है, आपको शियर टॉर्सन का नॉलेज नहीं है, बेटा आपको स्टील स्ट्रक्चर में, आरसीसी में प्रॉब्लम जाएगा। फॉर मैकेनिकल पीपल, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नॉलेज नहीं है, आपको मशीन डिजाइन में प्रॉब्लम जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी जीरो हो, आप थोड़ा भी नहीं जानते हो, तो बेटा मशीन डिजाइन में प्रॉब्लम जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने बच्चों आपसे बात किया, क्या बात किया कि सीक्वेंशियल मैनर में करना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ऑल द रिमेनिंग सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलिंग। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं मेरे बच्चों, शेड्यूलिंग में और क्या करें सर? शेड्यूलिंग में क्या करें, सुनिए, शेड्यूलिंग में क्या करते हैं अपन, क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे कि किस एक्टिविटी कितना रिसोर्स किधर देना है। समझ रहे आप, कितना रिसोर्स किधर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो बेटा कितना पैसा किधर लगाना है, कितना लेबर किधर लगाना है, कितना मशीन किधर लगाना है, ये भी अपन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in scheduling एलोकेशन ऑफ, सिर्फ टाइम का एलोकेशन नहीं करेंगे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस अपन डिसाइड करते हैं ना। चलिए, अपन डिसाइड करते हैं ना बच्चों कि किधर कितना लगाना है। जैसे आप देखना कॉन्ट्रैक्टर को, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर एक साथ 3-4 रोड का कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा है, जैसे मैं एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, एक रोड बन रहा था दिल्ली में, द नेम ऑफ रोड इज कॉल्ड मेरठ एक्सप्रेस वे, आपने शायद सुना नहीं होगा, मेरठ एक्सप्रेस वे। दैट रोड कनेक्ट फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, और मेरठ के बाद उधर देहरादून साइड निकल जाती है। बेटा वो रोड जो था ना मेरठ एक्सप्रेस वे, सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं ये एग्जांपल आपको आगे भी दूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में मैं इसको रब कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड मेरठ एक्सप्रेस वे, प्रोजेक्ट का मतलब समझना, दिस इज कॉल्ड मेरठ एक्सप्रेस वे। मेरठ लिखते हैं या मेरठ लिखते हैं, आई डोंट नो, मेरठ एक्सप्रेस वे बेटा। लेकिन ये मेरठ एक्सप्रेस आने से पहले ना ये दो रोडों को मर्ज करता है, एक रोड इधर से आता है कहीं से, एक रोड इधर से आता है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये भी मेरठ एक्सप्रेस वे का पार्ट है। इस टाइप का रोड अरेंजमेंट है। एक रोड ये बीच में क्या है बच्चों, ये बीच में बैरियर है, ये डाइवर्जेंस है। सुनिएगा, प्रोजेक्ट का मतलब समझिए क्या होता है। यू आर ए कॉन्ट्रैक्टर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, यू आर ए कॉन्ट्रैक्टर माय डियर। अब आप बताइए, सपोज टुडे इज व्हाट, 28 अगस्त 2020, लेट अस assume 5 सितंबर 2020 को इस रोड का इनॉग्रेशन होना है, उद्घाटन होना है, फ्रॉम व्हाट एनी मिनिस्ट्री। चलो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उन्होंने किया था पहले, अगर मान लेते हैं वो करने वाले हैं। अब बताइए, ये रोड का उद्घाटन तब हो पाएगा ना जब ये रोड भी कंप्लीट होगा और ये रोड भी कंप्लीट होगा। सपोज ये रोड बहुत फास्ट मैनर में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये रोड बहुत स्लो मैनर में कंप्लीट हो रहा है, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा,
रिसोर्सेस का एलोकेशन इस टाइप से करना पड़ेगा कि पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है बेटा, अगर ये रोड कंप्लीट हो गया, आज 28 अगस्त को ये रोड कंप्लीट हो गया और ये वाला रोड 10 सितंबर को कंप्लीट हुआ, क्योंकि इधर बहुत स्लो वर्क हो रहा है, बहुत स्लो प्रोग्रेस है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, कुछ भी रीजन हो सकता है बेटा। क्या 5 सितंबर को इसका उद्घाटन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये तो कंप्लीट हो गया बट ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये दो रोड आके मर्ज हो रहा है। तो सर क्या आप क्या करेंगे? रिसोर्सेज को एलोकेट इस प्रकार करेंगे कि बेटा जो अपना प्रोजेक्ट है वो स्मूथ और इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट हो सके। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ टाइम का नहीं करना है, टाइम जरूरी नहीं है, हो सकता है इधर का जो मैन हो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी है, 10 पर इन्होंने फास्ट काम कर दिया, इधर का भीड़े ढाले लोग चले गए होंगे, इधर स्लो काम हो रहा होगा। ये एग्जांपल मैं अभी जब क्रैशिंग पढ़ाऊंगा आपको, जो कि गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एग्जांपल वहां पे बहुत डिटेल में बताऊंगा मेरठ एक्सप्रेस का। सुनिएगा, मैं 90% जो प्रोजेक्ट है ना बच्चों, वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से डिस्कस करूंगा। अभी तो बस मैं बेसिक बता रहा हूं। मैं वही लिखा, इन शेड्यूलिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज व्हाट, such as man, material, equipment, टेक्नोलॉजी। सर टेक्नोलॉजी क्यों? बेटा आजकल बहुत बहुत नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, या बहुत सारे जो जैसे बहुत सारे चीजें आजकल कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू होने लगा, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ गए। तो ऐसे सिर्फ मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करूं या फिर मैं और भी प्रोजेक्ट की बात करूं, तो टेक्नोलॉजी भी बहुत मैटर करता है। तो बेटा अगर किसी एक साइड अपन ने ज्यादा टेक्नोलॉजी लगा दी, उधर काम जल्दी हो जाएगा। किसी एक साइड अपन ने बहुत कम टेक्नोलॉजी लगाई, उधर काम बहुत स्लो होगा। मान लो एक साइड मैंने प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल न्यू जो इंस्ट्रूमेंट बने, लाइक जेसीबी मशीन से बेड मार, वो दूसरे साइड भेज दिया और पहले वाले साइड मैंने भेजा नहीं, इसका भी फर्क पड़ेगा। तो वही मैंने लिखा, इन शेड्यूलिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी is done. Yes or no? Is done. So this is the meaning of word scheduling. चलेगा? Very good. चलिएगा। तो शेड्यूलिंग का क्या एडवांटेज होगा? इससे क्या होगा? मैन मनी, अगर अपन प्रॉपर शेड्यूल करके चीजों को करें तो क्या होगा? मैन मनी मटेरियल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। क्लियर है? सुनिएगा, हेंस इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मशीन, एक्सेट्रा। चलिए, दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड शेड्यूलिंग। अब सुनिएगा बच्चों, शेड्यूलिंग करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं। व्हाट आर द टूल्स? शेड्यूलिंग के लिए कौन कौन सा टूल्स यूज करते हैं? पहला टूल जो है बेटा, दैट इज कॉल्ड बार चार्ट। बार चार्ट से भी शेड्यूलिंग करते हैं। दूसरा जो है बेटा, दैट इज कॉल्ड माइलस्टोन चार्ट। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड लिंक्ड बार चार्ट। ऐसे बहुत सारे हैं। लिंक्ड बार चार्ट, बेटा लिंक्ड बार चार्ट कोई नई टूल नहीं है, ये बार चार्ट का ही मॉडिफिकेशन है एंड एटसेट्रा। और एक जो है, मैं नेटवर्क एनालिसिस ना लिख के मैं लिख रहा हूं सीपीएम एंड पर्ट। और भी टूल हैं जो मॉडर्न आज की डेट में आ गए हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू चलते हैं। तो इट डजंट मैटर, आई विल राइट हियर वन वर्ड एटसेट्रा। ठीक है? तो बेटा अपने जो गेट का सिलेबस में मेंशन है ना, वो अपन पढ़ेंगे अपन सब, बट अपने सिलेबस में स्पेशली ये वाला टूल मेंशन है, सीपीएम एंड पर्ट। तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूलिंग। आप सबको पता है, अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रॉपर शेड्यूलिंग किया, तो बेटा आप बहुत अच्छे से अपने आप को, अपने मटेरियल को, अपने स्टडी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो आप एक काम कीजिए देश के बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब अपन लास्ट 2 मिनट डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग। ठीक है? जस्ट नोट इट। मैं थोड़ा सा मतलब जो लिखता हूँ ना, वो मैं थोड़ा गैप गैप में जानबूझ के लिखता हूँ। एक में तो मुझे ये बोर्ड है अपना डिजिटल बोर्ड, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इन सब बोर्ड में पहली बार लिख रहा हूँ। दूसरा बात है, मेरी राइटिंग थोड़ी कर्सिव हो जाती है, तो मैं कर्सिव नहीं लिखता हूँ। कर्सिव लिखूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा।
मैं अगर खुद नोटबुक पे लिखूंगा मैं बहुत ज्यादा करके लिखता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा मतलब एकदम जनरल राइटिंग में लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। फिर भी समझ में नहीं आया बच्चों तो माइक ऑन करो और जल्दी से मुझसे पूछो। बस लास्ट डिस्कशन बेटा अपन करेंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोलिंग। चलो क्लियर, वेरी गुड। अपन बात करेंगे बच्चों सीपीएम एंड पार्ट के बारे में जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सबने नोट कर लिया होगा या आपने फोटो खींच लिया होगा, मेरे साथ भी लिख सकते हो। अगर आपने नोट नहीं किया हो, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप मुझे बता सकते हो। बिल्कुल फ्रैंक रहना है, पहली बार। दूसरी बार मुझसे डरना नहीं है, ठीक है? हाँ डरना है बट ऐसे क्लास में नहीं डरना, क्लास के बाहर डरना बेटा। जैसे मैं दिखूं कहीं रास्ता बदल लेना, पर क्लास में मत डरना। क्लास में एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल रहो। कुछ भी समझ में नहीं आए बेटा 1 लाख टाइम पर स्टूडेंट मुझसे पूछ सकते हो। जितना मन होता उतना पूछो, जितना मन होता उतना पूछो। मैं चाहता हूं तुम मुझसे डाउट पूछो। इट्स माय हम्बल एंड प्लेजर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आस्क एज मच एज पॉसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। let us see next topic. The name of this last topic of project management tool is what? Controlling. अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूं, सुनिएगा 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 ध्यान से बच्चों। हाँ चलो लास्ट में देख लेंगे। कंट्रोलिंग सुनिए सर, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? देखो बेटा, कंट्रोलिंग मतलब क्या? कंट्रोल करना। प्लानिंग और शेड्यूलिंग, वह प्लानिंग और शेड्यूलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल शुभम की बात कर ले। शुभम पता नहीं कहां दीवार से टिक के बैठा। शुभम आ जाओ। शुभम की अगर मैं बात करूं, शुभम को शादी करना है, इट इज ए प्रोजेक्ट। पहले तो प्लान करेगा किससे करना है, क्यों करना है शादी, शादी करने का पर्पस क्या है, शुभम अपने आप से पूछो। उसके बाद शादी में क्या क्या एक्टिविटी होना है उसका लिस्ट बनाएगा। इतने तारीख को ये होना है, इतने तारीख को हल्दी होना है, लाइक दिस। एक रफ मतलब एक प्लान करेगा, हाँ ये काम करना। फिर शेड्यूल करेगा कि कहाँ कितना रुपया खर्च करना है, कहाँ पे किसको कौन सा काम दिया जाए, किसको खाने की जिम्मेदारी सौंपा जाए, किसको कपड़े की जिम्मेदारी सौंपा जाए, ऑल दिस। लेकिन ये दोनों जो काम है, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले हो जाना चाहिए। जैसे शुभम शादी का डेट तुम्हारा डिसाइड होना है, वो कब डिसाइड होगा? शादी के दौरान डेट डिसाइड होगा? नहीं, शादी के पहले डिसाइड हो जाएगा ना, कहाँ इतना तारीख को तुम्हारा शादी है। तो वही मैंने बोला, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों, अभी भारत का पहला मून मिशन होने वाला है, आप सबको पता है। उसका कुछ तो प्लान है, उसका कुछ तो प्लान है कि इतना ऐसे ऐसे करना है, और शेड्यूल भी बना हुआ है कि 2022 में इंसान को बैठा के चांद पे भेज देना है। इंडिया ने टारगेट बना लिया। तो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट कंप्लीट, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले किया जाता है। मतलब प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इज डन बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, व्हाइल कंट्रोलिंग इज डन। बोलो, कंट्रोलिंग इज डन बिफोर या आफ्टर? बोलो ना, अरे कोई तो बोल दो, बिफोर या आफ्टर? बोलो, शुभम बोल दो, अनिल। ड्यूरिंग एंड आफ्टर।
बिफोर या आफ्टर? आफ्टर। आफ्टर सर। कमेंट कर दो, डर क्यों रहे हो? बिफोर या आफ्टर? बोलो ना। सर आफ्टर। आफ्टर। ओहो पार्थ द्विवेदी, आफ्टर। ओहो, बोलते नहीं हो यार। आफ्टर। यस यस ज्योति, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग, यस। इट इज नॉट बिफोर, नॉट आफ्टर, इट इज ड्यूरिंग। आफ्टर क्या कर लोगे? प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करते हैं? अचार लगाना है बैठ के। कुछ लोग आफ्टर लिख रहे हैं पप्पू। आफ्टर क्या कर लेंगे? नहीं, इट इज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। बट बेटा अपन वो जो करते हैं प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, इट इज बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। बट कंट्रोलिंग मस्ट बी डन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए, क्या लिखना है अपने को? कंट्रोलिंग में कैसे कंट्रोल करेंगे सर? बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल प्यार से सुनिएगा। कंट्रोलिंग मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? मीन्स proper and close monitoring of proper and close monitoring of man, material, equipment, एक्सेट्रा, और भी जो भी चीजें हैं एक्सेट्रा। अच्छा, मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट, और भी चीजें लिख सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। व्हाट? बजट, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बजट, जितने लोग बजट नहीं समझ पा रहे हो बेटा, बजट का मतलब क्या होता है? रुपया। और भी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी। कल मैंने बात किया था कि अगर अपने ठेकेदार को छोड़ दिया, लो भैया मेरा बिल्डिंग कंप्लीट कर देना, वो ठेकेदार क्या क्या पता अगर 4:1 के रेशियो में सीमेंट और सैंड मिलाना होगा, भैया 6:1 में मिलाकर आपका प्लास्टरिंग कर देगा। 6 भाग सैंड मिलाएगा, 1 भाग सीमेंट मिलाएगा, और आपने सोचा होगा 4:1 में बनाना है। मतलब आपका जो टारगेट होगा वो ये होगा कि चार मतलब सपोज 4 kg का अपने को समथिंग कुछ भी रेशियो ले लो, 4 kg का अपने को सैंड लेना है 1 kg के सीमेंट पे। उसने बढ़िया घपला किया, उसने 6 kg सैंड डाला 1 kg सीमेंट पे। दैट्स व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट, बजट एंड अपन क्वालिटी का भी कंट्रोल करेंगे। क्वालिटी। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्वांटिटी भी आएगा। बेटा अगर आपने क्वालिटी कंट्रोल कर लिया तो उसमें क्वांटिटी भी आ गया। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ना दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एनालॉगस है। ठीक है, इसका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, इसका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। चलिए सर, क्या फायदा होगा मॉनिटरिंग करके? बेटा आपको पता है, आप अपने घर में देखे होंगे, आपके फादर या कोई भी घर बनवाए होंगे तो आपने बिल्कुल क्लियर देखा होगा। ये सब मॉनिटरिंग करोगे तो आपको एक फायदा मिलेगा। आपको ये फायदा मिलेगा कि आप देख पाओगे तो आपने सोचा था कि ये बिल्डिंग इतने दिन में तैयार हो जाएगा, ये प्लास्टर 29 अगस्त 2020 को कंप्लीट हो जाएगा। आपने ये पहले टारगेट किया था कि मैं इस बिल्डिंग को बनाने जा रहा हूं 29 अगस्त 2020 को इस बिल्डिंग का प्लास्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आपने मॉनिटरिंग किया है नहीं, आपने छोड़ दिया ठेकेदार के भरोसे, लोग ये जैसे मन होता है करो। और 29 अगस्त को आपको एनी कॉस्ट इसको कंप्लीट करना था, और आपने बीच में कभी मॉनिटरिंग नहीं की। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, आप 28 अगस्त को सीधे देखने आए। हो सकता है कि बहुत ज्यादा अपन जो शेड्यूल्ड वर्क होगा, जो अपन ने टारगेट किया होगा, अपने जो रियल वर्क है उससे बहुत पीछे हो। अगर बहुत पीछे होगा तो अपन शेड्यूल टाइम पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो क्या फायदा होगा कंट्रोलिंग से? तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंट्रोलिंग? तो व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग? लुक एट हियर। by controlling we can see deviation of actual work। बेटा सिर्फ टाइम की बात नहीं करें बच्चों, अपन इसका भी बात कर सकते हैं, क्वालिटी का भी। अपन ने क्वालिटी कुछ और सोचा था और अपन बीच में मॉनिटरिंग नहीं की, उसमें कुछ और क्वालिटी डाल दी है, तो वो भी चेक करना है। डेविएशन ऑफ एक्चुअल वर्क फ्रॉम व्हाट प्रपोज्ड वर्क। जो काम आपने प्रपोज किया था उससे एक्चुअल वर्क का कितना डेविएशन आया, तो कंट्रोलिंग का ये फायदा होगा। क्लियर है? अच्छा,
और अगर डेविएशन है, सुनिएगा, इफ डेविएशन इज देयर, इफ डेविएशन इज देयर, बहुत ज्यादा डेविएशन आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप मतलब दो बिल्डिंग लेट अस अज्यूम, या मान लीजिए कि सिंगल बिल्डिंग है, तो बहुत सारे उसमें लेबर मिस्त्री वर्क कर रहे हो, एक साइड का हिस्सा जल्दी कंप्लीट हो रहा है, दूसरे साइड का हिस्सा में बहुत टाइम लग रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, लेबर मिस्त्री को एक्सचेंज कर सकते हैं, कुछ लेबर इधर से इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, इफ डेविएशन इज देयर, अगर वहां डेविएशन है तो क्या करेंगे, शिफ्ट रिसोर्सेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, जो कि बच्चों अभी आपको याद होगा मैंने वो एग्जांपल दिया था, कौन सा, मेरठ वाला, वही वाला एग्जांपल, शिफ्ट रिसोर्सेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, ये काम कर सकते हैं बच्चों। और दूसरा, अगर बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया फर्स्ट मैन्ड मून मिशन, भारत को पहली बार इंसानों को चांद पे भेजना है बेटा, अगर उसमें जो अपन ने सोचा है उससे अगर बहुत ज्यादा डिविएशन आ गया तो अपन क्या करेंगे, मून मिशन को पोस्टपोन करेंगे। पोस्टपोन मतलब इन द सेंस क्या, फिर से रिप्लान करेंगे, फिर से रीशेड्यूल करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है रीप्लानिंग, एंड बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा करते हैं अपन, एंड रीशेड्यूलिंग, replanning and rescheduling is done। अपन ये काम कर सकते हैं, तो प्रॉपर कंट्रोल करने का क्या फायदा मिलेगा बेटा, अगर अपन कंट्रोल करेंगे तो अपन एक्चुअल वर्क जो भी चल रहा है, ठीक है, प्रपोज वर्क में क्या डेविएशन आ रहा है ये अपन पता कर सकते हैं। आप कॉमन सेंस की बात है, बीच बीच में जाकर ऑब्जर्व करोगे, और अगर डेविएशन है तो या तो रिसोर्स को शिफ्ट करो, या तो रीप्लान या रीशेड्यूल करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप गेट 2021 का प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने सोचा होगा कि मेरा 29 अगस्त तक ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, और उसका आधा भी नहीं हो पाया, तो आपको कहीं ना कहीं तो कमी होगा, तो आपको फिर से रिप्लानिंग करना पड़ेगा, कुछ नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, कुछ फिर से अपने आपको टाइम टेबल को रिशेड्यूल करना पड़ेगा। तो वही मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं, जस्ट ए मिनट, जैसे ये कोई एक्टिविटी है, कोई वर्क है, कोई एक्टिविटी, या यू कैन से प्रोसेस। सर इस नहीं हो रही, सर विजिबल नहीं हो पा रहा सर, स्क्रीन नहीं आ रहा सर। आ रहा है, हाँ आने लगा सर। कट गया छूटा क्या कुछ, ये वाला ठीक है दिख गया सर। सबको क्या, हाँ हाँ देख रहा सर। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यस सर हो हाँ गया। सर बोलिए सर। जी सर हो गया तुरंत बता देना मुझे। यस सर। हाँ थोड़ा थोड़ा क्या नेटवर्क इशू है, आज बहुत ज्यादा रेनफॉल है यहाँ पे, जिस लोकेशन पे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो हो सकता है कभी कभी नेटवर्क इशू होता होगा, ऐसा होता नहीं जनरली, बट आज हो रहा है, ठीक है, इसलिए तुरंत बता देना। जैसे बेटा सुनिएगा, एक्टिविटी और प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जांपल आप प्यार से समझिए, आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सपोज आपको मंगल मिशन पे जाना है, और आपको एक ऐसा सैटेलाइट डिजाइन करना है जिसका वेट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जो है बहुत हाई हो, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा हो वेट कम हो। अपना एक्टिविटी क्या है, टू डिजाइन ए सैटेलाइट फॉर द मार्स मिशन इन विच द वेट ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी लेस एंड द स्ट्रेंथ इज वेरी मोर। और अपन ने इनपुट दिया, अपन उसको बनाने के लिए अपन को कुछ इनपुट देना पड़ेगा। सुनना, अपन ने कुछ इनपुट दिया मेरे बच्चों, अपन ने कुछ इनपुट दिया। अब सुनिएगा, अपन ने अपने को बनाना है, यहाँ पे एक हमारे सिविल इंजीनियर रामा मुराथम जी को बनाना था कि हमको ऐसा सैटेलाइट डिजाइन करना जो मजबूत हो और हल्का हो। अपन ने कुछ मटेरियल लाए और बनाना चालू किया। हाँ, आउटपुट भी मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, यस बिल्कुल मिलेगा आउटपुट। लेकिन बीच में सपोज एक घटना हो गई,
बीच में घटना हुई। तो कौन सी घटना? अपन ने यहाँ पे आउटपुट को मॉनिटर किया, अपन ने यहाँ पे आउटपुट को मॉनिटर किया यानी कंट्रोल किया। और अगर अपना समझियो अच्छे से, दिस इज व्हाट कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट सर आवाज नहीं आ रही। सर म्यूट हो गया आपका, किसी ने म्यूट कर दिया आपको। सर आपका माइक म्यूट है। अब आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही। अब आ रही है? यस सर। आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है कमेंट कर आवाज। दो, कोई कमेंट कर दो। चलो चलो, थैंक यू थैंक यू। चलिए देखिएगा, इनपुट है, सुनिएगा। इनपुट अपना ये टारगेट क्या था? एक्टिविटी प्रोसेस। क्या एक्टिविटी प्रोसेस था? कि मार्स मिशन के लिए अपने को एक सैटेलाइट डिजाइन करना है जिसका वेट जो हो वो कम हो और स्ट्रेंथ जो हो ज्यादा हो। तो अपन ने कुछ इनपुट दिया एज ए मटेरियल, अपने को आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट क्या लेना है अपने को पता है, अपने को क्या आउटपुट चाहिए मैंने बता दिया। सैटेलाइट चाहिए लेस वेट का और हाई स्ट्रेंथ का। अपन उसको बीच में कहीं मॉनिटर करेंगे, डायरेक्ट नहीं लगा देंगे। अगर अपना प्रोजेक्ट ओके है, यहाँ पे इफ सेटिस्फैक्टरी, इफ एवरीथिंग गोज राइट, सब कुछ सही जा रहा है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है बेटा, तो यस आई विल टेक दिस आउटपुट। लेकिन अगर अपन ने मॉनिटर किया सब कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर प्रपोज्ड, जैसा अपन ने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे बेटा? बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत सिंपल स्टेप है। यहां पे अपने को करना पड़ेगा रीप्लानिंग या रीशेड्यूलिंग, रीप्लानिंग एंड व्हाट रीशेड्यूलिंग, समझ रहा? और अपन रीप्लानिंग रीशेड्यूलिंग करके क्या करेंगे? वापस से अपन इनपुट को चेंज करेंगे। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब बेटा कि मॉनिटरिंग का क्या फायदा मिला? मॉनिटरिंग का फायदा मिला कि अगर आउटपुट अपने अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो अपन फिर से उसको रीप्लान करें और रीशेड्यूल करें। तो दिस इज व्हाट कंट्रोलिंग एक टाइप का क्या है? मॉनिटरिंग बोलो या कंट्रोलिंग बोलो, मॉनिटरिंग बोलो या कंट्रोलिंग बोलो, ये एक टाइप का क्या? ये एक टाइप का फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? ये अपने को प्रॉपर फीडबैक देता है कि यस एवरीथिंग इज गोज विद द प्लान, और ये भी बताता है एवरीथिंग गोज अगेंस्ट द प्लान, जो कि अपन कल के क्लास में बात करेंगे। ये दो लाइन मैंने लिखा है मेरे प्यारे देश के बच्चों, ये कल पढ़ जब मैं पढ़ाऊंगा पढ़, वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मॉनिटरिंग इज व्हाट? मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग इज लुक लाइक ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। व्हाई इट इज कॉल्ड फीडबैक कंट्रोल सिस्टम? बिकॉज इट गिव्स प्रॉपर फीडबैक। तो बेटा प्रॉपर फीडबैक मिला, इफ सब कुछ अच्छा है चलो ओके लॉन्च करते हैं, अच्छा नहीं है वापस से रिप्लान और रीशेड्यूल करो। दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंट्रोलिंग। तो सर कंट्रोलिंग कब करते हैं? कंट्रोलिंग इज डन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्लानिंग और शेड्यूलिंग कब करते हैं? इट इज डन बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। दैट इज ऑल अबाउट
basics of a project. Now we will start our next topic. The next project planning. पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक था, खत्म हो गया. अगला टॉपिक है बेटा अपना नेटवर्क एनालिसिस. अब के बाद सिर्फ एक थोड़ा सा एक पन्ने का थ्योरी है. What is the name of this theoretical topic? Rules for constructing network diagram. उसके बाद आपको पेन नहीं रोकना पड़ेगा. अब रफ पेपर लेके बैठेंगे. चलिए पहले आप इसका फोटो लेने का कोशिश कीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. Here we will write. आप भी लिखिएगा. कंट्रोलिंग आएगा क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क का. कंट्रोलिंग एक्ट लाइक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. 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 सब लिख लीजिए इसको प्लीज. कंट्रोलिंग एक्ट लाइक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. और दो चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं उसके बारे में भी अपन लिख लेते हैं. प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. Planning and scheduling should be done before execution of project. बिफोर एग्जीक्यूशन. या बेटा जितने लोग हिंदी मीडियम वाले हो एग्जीक्यूशन वर्ड का मतलब नहीं समझते हो बड़े प्यार से लिख लो START स्टार्ट. प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इज डन बिफोर स्टार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट. एंड व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट? कंट्रोलिंग इज डन बिफोर संगत का असर है भैया तुम्हारा. कुछ लोगों ने मुझे आफ्टर बता दिया, मैंने भी बिफोर लिख डाला. कंट्रोलिंग इज डन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट. जस्ट नोट इट. These three things is very important again.
कल से आपको और साउंड थोड़ा सा और ज्यादा लाउड आएगा। इसका कारण है कि कल से कैमरे के साथ माइक भी रहेगा। अभी तो अपन मोबाइल से पढ़ रहे हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मोबाइल ओनली। मोस्टली जितने लोग मैंने देखा, बट मुझे पसंद नहीं है। मुझे कैमरा लेना है, डेट्स वाई मैंने पूरा कैमरे का सेटअप लगवाया है। तो आपको कल से और अच्छा क्लियरिटी मिलेगा। और कल से अपना बोर्ड ग्रीन नहीं होगा, कल से अपना बोर्ड ब्लैक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सुनिए, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड कल मैंने डिस्कस किया था बच्चों, इसमें क्वेश्चन आता है। कल मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको सीक्वेंस ऐसे लिख देंगे। वो क्वेश्चन में पहले नंबर पे लिख देंगे प्लानिंग। जो कल नहीं थे उनके लिए जस्ट 1 मिनट में देख लेते हैं। दूसरे पे लिख देंगे कंट्रोलिंग। ये समझ रहे हो ना बेटा, रिक्शा वाला भी कर लेगा, इतने इजी क्वेश्चन है। और तीसरे पे लिख देंगे वो शेड्यूलिंग। और दे विल आस्क व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस देश के बच्चों? क्या होगा? पहले नंबर पे 1 जाएगा। 1 मतलब प्लानिंग आएगा, पहले पे प्लानिंग आएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2। ऐसे घटिया घटिया क्वेश्चन आते रहते हैं। खैर ये तो खैर ज्यादा ही घटिया था, बट अभी और भी अच्छे क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा आपको ऑन द प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड शेड्यूलिंग। जिन बच्चों ने लेक्चर्स को ध्यान से नहीं सुना है, नोट्स सिर्फ बनाया है, बेटा आप देखना आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना था, सिर्फ ये 4 लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझा है वो कल क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं आपको दूंगा इसके ऊपर 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपकी ग्रेड में 1 मार्क्स में आने के चांस है। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस केस। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अभी अपन एक काम करते हैं, 10 सेकंड का 30 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं। अब पानी वानी पी लो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड ब्रेक, ओनली 30 सेकंड। 30 सेकंड, चलो 40 सेकंड दे दिया, जल्दी करो। सर सर चलिए चलिए, फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग इज ओवर। अब देखो बेटा, अब मेरा तो मन है कि मैं पढ़ाऊं बार चार्ट। बहुत सिंपल टॉपिक है बार चार्ट, बट बेटा वो बार चार्ट, गैंट चार्ट एक ही बात है। माइलस्टोन चार्ट ये जो है ना आपके कोर्स में क्लियर कट मेंशन नहीं है, जिसके बारे में आपको 3 से 4 बार बता चुका हूँ। तो अपना कोर्स में जो अगला टॉपिक मेंशन है दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एनालिसिस। तो अपन नेटवर्क एनालिसिस ही करेंगे, बट मैं आपको लास्ट वाले दिन मतलब क्रैशिंग के जस्ट बाद, जब मैं अपना पूरा नेटवर्क एनालिसिस सीपीएम पर खत्म कर दूंगा, तो लास्ट क्लास में मैं 1-1.5 घंटे के अंदर बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट पूरा कंप्लीट बेहतरीन रूप से कर दूंगा।
वो अपन लास्ट में देखेंगे। और मैंने आपको ये भी बोला मैं थोड़ा सा अपडेटिंग के बारे में बता दूंगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं अपडेटिंग के ऊपर, भले वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट बेटा गेट का ये है कुछ कुछ टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन नहीं है वो भी आते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गेट में बार चार्ट मेंशन नहीं है तो नहीं आएगा, नहीं यार मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि लिंक्ड है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस जो है ना बेटा, ये तभी बना था जब बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट में लिमिटेशंस थे। बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं एक्टिविटीज के बारे में। सर इसी स्क्रीन नहीं आ कारण से यूएस नेवी ने पर्ट सीपीएम नाम की टेक्निक बनाई थी। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। यूएस नेवी ने बार चार्ट और ये पर्ट सीपीएम तभी बनाई जब कुछ प्रॉब्लम्स थी। कहां प्रॉब्लम थी सर? प्रॉब्लम थी बेटा बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट में, बहुत समस्याएं थी। ये चार्ट पहली बार, जैसे आपको पता, आपको शायद थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, बार चार्ट और गेंट चार्ट ना, बार चार्ट और गेंट चार्ट हेनरी गेंट ने बनाया था। ऐसा लोग कहते हैं कि बार चार्ट फर्स्ट टाइम इज कंस्ट्रक्टेड बाय द हेनरी गेंट, 1910 के आसपास की बात है। 1900 में उन्होंने बना लिया था, बट प्रॉपर रूप से 1910 में वो एग्जीक्यूशन में आ पाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे पीएसयू में, लेकिन आपको पता होना चाहिए उससे पहले बन गया था बार चार्ट। एक मैरी एंडरब्रिक नाम का व्यक्ति था, उसने 1877 के समय ही बार चार्ट बना दिया था पहली बार, बट वो ज्यादा फेमस नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उसको ग्लोबली यूज नहीं किया था। पहला बंदा जो बार चार्ट को ग्लोबली यूज किया था, द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पर्सन इज कॉल्ड हेनरी गेंट। तो दैट्स व्हाई बार चार्ट उनको सम्मान देने के लिए, हेनरी गेंट को सम्मानित करने के लिए बार चार्ट को लोग गेंट चार्ट भी बोलते हैं। तो वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैंने उसमें भी ज्यादा टाइम खराब कर दिया तो आपको सीपीएम पार्ट का टॉपिक में फिर लास्ट में दिक्कत होगा। इसलिए मैं पहले नेटवर्क एनालिसिस कंप्लीट करूंगा, सीपीएम पार्ट कंप्लीट करूंगा, आपका पूरा गेट ईएस का क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपके 3-4 क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस के बुकलेट से छूटेंगे, वो क्वेश्चन होंगे आपके बार चार्ट के, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग वी विल डू इज कॉल्ड नेटवर्क एनालिसिस। तो सभी लोग हेडिंग कर ले, नेटवर्क एनालिसिस। ये आपके गेट का सिलेबस का टॉपिक है, नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस। अब सुनिएगा क्या आपको कैसे करना, जितना मैंने आज तक पढ़ा दिया, शायद 1.5-2 पेज पढ़ाया होगा मैंने, 2.5 पेज, आई डोंट नो, आपको उसका कल नोट एनी हाउ बना लेना। अगर आप मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे तो लास्ट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आपको उसका नोट बनाना है, और आज जो भी पढ़ा रहा हूं इसका भी नोट कल आपको कोशिश करना है, इतना देर तक अपडेट रहना है। और हो सकता है आज की क्लास में अपन सिर्फ नेटवर्क डायग्राम को समझें, अपन नेटवर्क डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं कर पाए। कल जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग रफ पेपर लेके बैठेंगे, मैं ये बात बहुत बार बता चुका हूं। तो सुनिएगा, नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस क्या है? इट इज नथिंग, इट इज द एनालिसिस ऑफ ए प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, मैं सब लिखवाऊंगा, डोंट वरी। नेटवर्क एनालिसिस मींस व्हाट? एनालाइज करना, किसी भी प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करना, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डायग्राम। तो अब अगला टॉपिक जो आता है मेरे बच्चों, व्हाट डू मीन बाय नेटवर्क डायग्राम। मैं इसका डेफिनेशन भी लिखूंगा, नेटवर्क डायग्राम का डेफिनेशन भी लिखूंगा। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक पहले नेटवर्क एनालिसिस लिखेंगे, नेटवर्क एनालिसिस का बेहतरीन सा डेफिनेशन लिखेंगे। मैं भी लिख सकता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। नेटवर्क डायग्राम क्या होता है सर? मैं भी डेफिनेशन लिख सकता हूं, मैं लिख दूंगा 2 मिनट में। मुझे क्या लगता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। लाइक दिस आई कैन आल्सो राइट इन 2 लाइन, बट आपको समझ नहीं आएगा। अपन इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं। तो समझिएगा, नेटवर्क एनालिसिस में ही मैं एक सब हेडिंग कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम। सुनिएगा, इसके लिए मैं आपके सामने एक बेहतरीन एग्जांपल लेने जा रहा हूं, समझिएगा। अब
मैं आप लोगों से कुछ पूछने का कोशिश कर रहा हूं, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। बच्चों, मुझे एक स्टैचू बनाना है। सर ये एग्जांपल क्यों ले रहे हैं बेटा? ये मेरा पेटेंट एग्जांपल है। मैं जब से सीपीएफ पढ़ा रहा हूं मैंने खुद से एक एग्जांपल बनाया है और वो मैं हर क्लास में लेता हूं। सपोज आई हैव टू मेक ए स्टैचू। सर किसका स्टैचू बनाना है वो आप बताइए। या तो मैं अब्दुल कलाम जी का स्टैचू बना दूं, या तो मैं श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू बना दूं, या तो मैं श्रीमती इंदिरा गांधी का बना दूं, श्रीमती राहुल गांधी का बना दूं। ठीक है, एंड व्हाट्सएवर मुझे एक स्टैचू बनाना है। या तो आप लोग बोले तो मैं सुशांत सिंह राजपूत का स्टैचू बना देता हूँ। आपको पता होगा मीडिया में न्यूज में सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही चल रहा है, SSR, पता होगा आपको। तो सुशांत सिंह राजपूत का स्टैचू बनाते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हाँ कुछ लोगों का आपत्ति होगा तो सुशांत सिंह राजपूत को आप इतना फेमस कर रहे हैं, मैं तो रिया चक्रवर्ती का समर्थक हूँ, तो बात अलग है यार, फिर बात अलग है, फिर मैं नहीं बनाऊंगा, आपके दिल पे चोट नहीं दूंगा, समझिएगा समझिएगा। लेकिन मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चे सुशांत सिंह राजपूत को इनोसेंट मानते हैं, तो मैं सुशांत सिंह राजपूत का स्टैचू बना देता हूँ उनको सम्मान देने के लिए, चलिएगा। तो अपने पास एक प्रोजेक्ट है, अपने पास एक प्रोजेक्ट है। व्हाट इज अवर प्रोजेक्ट? सुनिए का अच्छे से बच्चों, अगर आपको यह समझ में आ गया, सुनना मेरे देश के बच्चों, सुनना, सभी लोग सुनेंगे बेटा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए है। यस, रिच पीपल, पुअर पीपल, एवरीवन हैव टू सी। सुनना, व्हाट इज आवर प्रोजेक्ट? वी हैव टू मेक स्टैचू ऑफ मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत इन हिज विलेज पूर्णिया। अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ गया, जो मैं लाइव एग्जांपल ले रहा हूं, मैं किसी भी बुक से एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, एक लाइव एग्जांपल। सबसे पहले आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना आएगा, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ एक्टिविटी में बताऊंगा। सीरियल एक्टिविटी किसको बोलते हैं, कॉन्करेंट एक्टिविटी किसको बोलते हैं, प्रीसीडर एक्टिविटी किसको बोलते हैं, सक्सेसर एक्टिविटी किसको बोलते हैं। अगर इस क्लास के बच्चों को प्रीडिसर एक्टिविटी और सक्सेसर एक्टिविटी समझ में नहीं आया बेटा, एक को न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा तुमसे। अगर आपको प्रॉब्लम करने हैं तो इन एक्टिविटीज का मतलब समझना पड़ेगा। आपको मैं समझाने वाला हूं मर्ज नोड क्या, मर्ज इवेंट क्या होता है, बस्ट इवेंट क्या होता है, डुअल रोल इवेंट क्या होता है, और टेल इवेंट क्या होता है, हेड इवेंट क्या होता है। टेल इवेंट को इनिशियल इवेंट कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे, हेड इवेंट को फाइनल इवेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बहुत सारी बातें करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। थ्रू वन सिंगल एग्जांपल आई विल कवर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। और एक बार आपके बेसिक नेटवर्क एनालिसिस के क्लियर हो गए 20, 25, 30 मिनट के अंदर, उसके बाद अपन सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे जो आपको टेलीग्राम पे दिया गया है। चलिए आइएगा, व्हाट इज प्रोजेक्ट, व्हाट इज आवर प्रोजेक्ट? टू मेक ए स्टैचू ऑफ, बहुत बड़ा स्टैचू बनाना है, सपोज 150 फीट का स्टैचू बनाना है सुशांत सिंह राजपूत को सम्मान करने के लिए। टू मेक स्टैचू ऑफ, ध्यान से समझना, जितने लोग दीवार से टिक के बैठे हो बेटा हट जाओ फटाफट। सुशांत सिंह, लाइव एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, एक प्रोजेक्ट का मतलब समझाने के लिए, आपको पूरे कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आएंगे। टू मेक ए स्टैचू ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, यस ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन यार, इतना टैलेंटेड पर्सन का चले जाना, व्हाटसएवर सुसाइड हो चाहे मर्डर हो, आई डोंट नो, अब किसी को नहीं पता, बट यार हमको तो सम्मान करना चाहिए। जो मोस्ट इंप्रेसिव मैन, इज अ टॉपर यार, एजुकेशन में टॉपर, एजुकेशन में टॉपर, ऑल इंडिया रैंक समथिंग था, अब मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं पता, मैं कुछ भी 20 बोल रहा हूँ तो गलत हो जाएगा ना, जो भी ऑल इंडिया रैंक हो इनका, बेटा ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। बेटा हॉलीवुड से इनके पास फिल्म था, चांद पे लैंड, मून पे इन्होंने लैंड का रजिस्ट्रेशन करवा के रखा था यार, इतना बड़ा आइडेंटिटी, सम्मान तो बनता है, तो दे रहे हैं सम्मान, ठीक है। तो मेक ए स्टैचू ऑफ सुशांत सिंह राजपूत इन हिज विलेज, उनका कुछ गांव होगा XYZ, ठीक है, मैं तो अभी कुछ भी लिख देता हूं, इन हिज विलेज, मैंने न्यूज में देखा था शायद उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम था पूर्णिया, या इन हिज डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूं मैं, जब लाइव एग्जांपल ले रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं लिख रहे, इन हिज डिस्ट्रिक्ट
पूर्णिया। शायद स्पेलिंग यही है, पूर्णिया। मुझे सुशांत सिंह राजपूत का स्टैचू बनाना है उनके डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया में। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है मेरे बच्चों कि स्टैचू बनाना, मतलब समझ रहे हो, आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा होगा, अहमदाबाद के पास बना हुआ है बेटा, एक मेटल का स्टैचू बनाया गया हुआ, आयरन मैन, यू नो ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन, उनका स्टैचू बनाया गया अहमदाबाद में। तो बेटा जो स्टैचू बनाया गया अहमदाबाद में, उसमें बहुत सारा आयरन स्टील का यूज हुआ। तो मुझे वैसा ही स्टैचू बनाना है, मुझे वैसा ही स्टैचू बनाना है, मेरा टारगेट है, आई वांट टू मेक सेम स्टैचू। बट इतना बढ़िया स्टैचू बनाने के लिए वी नीड एडवांस मशीनरी, हमको बहुत अच्छे अच्छे मशीनरी की जरूरत है। हमको ऐसे नहीं कि अपन फिंगर बना दिए स्टील का, नहीं, वी नीड एडवांस टूल, एडवांस मशीनरी। बट उनके डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया में उतने एडवांस मशीन अवेलेबल नहीं थे। तो सपोज अपन स्टैचू बना रहे हैं कहाँ पे, किसी दूर, मान लो लेट अस अज्यूम इनका डिस्ट्रिक्ट राज्य कौन सा, बिहार, बिहार में सपोज अपन इनका स्टैचू बना रहे हैं पटना में, ठीक है, पटना में एडवांस मशीनरी अवेलेबल है, और पटना में बना के उस स्टैचू को अपन पूर्णिया में लाएंगे और उसके बाद खड़ा करेंगे। दिस इज आवर टारगेट, समझिएगा मेरे बच्चे। इन हिज डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ, अब आएगा बेटा मजा, मैं सारे के सारे एग्जांपल ऐसे ही लूंगा लाइव, आपको मजा नहीं आया ना बेटा, तब बताइएगा, समझिएगा अच्छे से। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस या अनअवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स, और अच्छा लिखते हैं, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर, जो उतना शानदार स्टैचू को बना सकता है, स्किल्ड वर्कर, मशीन्स, बेटर टू राइट, एडवांस मशीन, मजा आ गया यार, मजा आ गया, एडवांस मशीन एक्सेट्रा, और भी चीज अवेलेबल नहीं है, ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर, एडवांस मशीन इन हिज डिस्ट्रिक्ट, इन हिज डिस्ट्रिक्ट, इट इज डिसाइडेड, ये तय किया गया, इट इज डिसाइडेड दैट कि स्टैचू कंस्ट्रक्शन will take place in Patna after this statue is transported to Purnia, then erection of statue, इरिक्शन मतलब खड़ा करना, स्टैचू को खड़ा करना, इरिक्शन ऑफ स्टैचू शुड बी डन, उसके बाद स्टैचू का इरिक्शन किया जाना चाहिए बेटा। ये अपना प्रोजेक्ट था। क्या प्रोजेक्ट था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देश के बच्चों, कि सुशांत सिंह राजपूत का स्टैचू बनाना है इन हिज डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, बट ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर, एडवांस मशीन etc, due to the unavailability of skilled worker, advanced machine etc in his district, it is decided that statue construction will take place in Patna. After this statue is transported to Purnia, then the erection of statue should be done. पटना में बना देंगे स्टैचू पटना में बनेगा, पटना में बनने के बाद उस स्टैचू को ट्रांसपोर्ट करके अपन पूर्णिया ले जाएंगे, शायद 400 मान लेते हैं, 400 किलोमीटर दूर है, और फिर पूर्णिया में उनको स्टैचू को खड़ा करके उनको सम्मान दिया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत को। तो दिस इज आवर प्रोजेक्ट।
अब सर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। यस, यू आर इंजीनियर बेटा, आपको टारगेट में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। सर कैसे होगा? सर कैसे होगा? बिल्कुल होगा बेटा। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट के लिए आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। हाउ विल कंप्लीट? सबसे पहले मेरे बच्चे आप लोग क्या करेंगे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले प्लानिंग करेंगे कैसे कैसे करना है, जिसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। फिर आप शेड्यूलिंग करेंगे कि इतने तारीख को स्टैचू बनाना स्टार्ट करेंगे, इतने तारीख को ये करेंगे, इतने तारीख को ये करेंगे। अब बीच में आप कंट्रोलिंग भी करेंगे। तो आपको स्टेप सब पता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि इस स्टैचू को बनाने के लिए कौन कौन से एक्टिविटी की जरूरत करती है। तो अपन क्या करते हैं, कौन कौन से एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। अपन लोग क्या करते हैं बच्चों, अपन लोग करते हैं, अपन लिखते हैं प्रोजेक्ट का कैसे कंप्लीट करते हैं। तो व्हाट आई विल स्टार्ट प्रोजेक्ट। पहला चीज क्या करेंगे, स्टेजेज इन प्रोजेक्ट, स्टेज इन प्रोजेक्ट। पहला काम बेटा प्लानिंग, आप लोग सब कर लेंगे मुझे पता है। दूसरा शेड्यूलिंग, प्लानिंग तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, शेड्यूलिंग। अब मैं शेड्यूलिंग पे फोकस कर रहा हूं, मैं आपको सब नोट करने का मौका दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। शेड्यूलिंग में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, समझना, मैं लिख रहा हूं इधर एक्टिविटी, एक्टिविटी एक्टिविटी सुनियो, और मैं यहां लिख रहा हूं ड्यूरेशन, करने में कितना दिन लगेगा। ध्यान से, ड्यूरेशन में लिख रहा हूं बच्चों डेज में, या मंथ में भी लिख सकता हूं, वीक में भी लिख सकता हूं, मैं डेज में लिख रहा हूं। लेट अस अज्यूम बेटा पहला एक्टिविटी क्या होगा। अच्छा बेटा, मैं माइनर एक्टिविटी नहीं लिख रहा हूं, मैं बस एक रफ आइडिया दे रहा हूं। जैसे उनका उंगली बनाया, उनका चेहरा बनाया, उनका हाथ बनाया, ये सब एक्टिविटी नहीं, ये सब डिफरेंट बात है। मैं लिख रहा हूं सबसे पहला जो एक्टिविटी, उनको मैं लिख रहा हूं बताना स्टैचू बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आप सब सोचो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मेक स्टैचू, मेक स्टैचू, वेरी गुड। मेक स्टैचू, स्टैचू बनाएंगे। सबको पता है इस क्लास के हर बच्चे को स्टैचू कहां बनेगा मेरे बच्चों, स्टैचू बनेगा शहर, शहर, शहर कहां, शहर पटना में। वेरी गुड। स्टैचू बनाने में सपोज कितने दिन लग रहे हैं बच्चों, लेट अस अज्यूम स्टैचू बनाने में लग रहे हैं 30 डेज। लेट अस अज्यूम, कुछ भी मान लेते हैं, आप लिखा था 30 डेज, कुछ भी रैंडम, आप कुछ भी मान लीजिए मेरे बच्चों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, स्टैचू बनाना है मेरे बच्चों पूर्णिया में, लगाना कहाँ है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, स्टैचू बनाना है पटना में, लगाना कहाँ है, पूर्णिया में। बेटा स्टैचू ऐसा तो नहीं लगा दोगे, पहले अपन प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ये सर नो, प्लेटफॉर्म बनाएंगे। प्लेटफॉर्म एक मेजर ऑपरेशन है। आप ये मत बोलना सर प्लेटफॉर्म में भी 3-4 एक्टिविटी है। मैंने कहा क्या सर, पहले ब्रिक को जोड़ेंगे, ब्रिक जोड़ने के बाद उसके ऊपर प्लास्टर करेंगे। तो बेटा मैं प्लेटफॉर्म को एक एक्टिविटी मान रहा हूँ, मतलब क्या, मैं उसके सब एक्टिविटी को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे अगर बहुत सारे सब एक्टिविटी को कंसीडर करने लगूंगा ना, तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट में, और आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। दैट्स व्हाई मैं 5-6 एक्टिविटी कंसीडर कर रहा हूँ। तो बेटा मैं दूसरा एक्टिविटी लिख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ या ये फाउंडेशन, फाउंडेशन बनाएंगे ना अपन, गड्ढा करेंगे, क्योंकि मूर्ति इतनी बड़ी मूर्ति है, ऐसे ला के खड़ा तो नहीं कर देंगे, नीचे बहुत फीट का गड्ढा करना पड़ेगा। सपोज फाउंडेशन यानी डिगिंग वर्क में सपोज लग गया 10 डेज। लेट अस अज्यूम, ये मैं चेंज भी कर सकता हूं तुमको समझाने के हिसाब से। थर्ड स्टेप, कंस्ट्रक्ट प्लेटफॉर्म, गड्ढा कर दिए, गड्ढा फाउंडेशन दे दिया, अब अपन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। हाँ एक बात सही है बेटा, प्लेटफॉर्म बनाने के दौरान भी बहुत सारे सब एक्टिविटी हो सकते हैं। आई एम इग्नोरिंग दिस। कंस्ट्रक्ट प्लेटफॉर्म सपोज 15 डेज, सर 15 दिन क्यों बेटा, बनाने के बाद उसको सूखने का मौका दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, ताकि सेटिंग अच्छे से हो जाए। 15 दिन। उसके बाद सर ट्रांसपोर्टेशन, समझना, प्यार से समझना बेटा। पटना में मूर्ति देखो, पूर्णिया में हमको सुशांत सिंह राजपूत जी का मूर्ति खड़ा करना है, तो पूर्णिया में हमको दो ही काम करना पड़ेगा, फाउंडेशन बनाना है,
बढ़िया गड्ढा उड्ढा करके और ऊपर से प्लेटफॉर्म खड़ा कर देना है, ये काम कर लिया। लेकिन पटना में मूर्ति तब तक बन रहा होगा स्टैचू, लेकिन पटना से पूर्णिया लाना पड़ेगा। तो एक 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 एक्टिविटी ये भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। मैं बच्चों इसको मान रहा हूँ 5 दिन, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जब मूर्ति पूर्णिया पहुंच गया तो लास्ट स्टेप होगा इरेक्ट, खड़ा करना। सपोज खड़ा करने में पूरा वायर से हैंग करके पूरा बैलेंसिंग करके, सपोज लड़का तुम 4 डेज लग गया, ठीक है गुड सर, इतनी एक्टिविटी होंगे? नहीं मेरे बच्चों, और भी एक्टिविटी हो सकते हैं, बस मैंने रफली मेजर मेजर एक्टिविटी को लिख दिया। अब कुछ लोग बोलेगा सर फीता काटने में कोई आएगा, उसका उद्घाटन करने, हाँ लिख दो बेटा, लिख दो, इनॉग्रेशन 1 दिन, ठीक है। ऐसे मैं हजारों लिख सकता हूँ मेरे बच्चों, मेरे देश के बच्चों, तो मैं ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी लिख सकता हूँ, बट मैंने 5 मेजर एक्टिविटी को लिखा। इट इज आवर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वी नीड टू परफॉर्म दिस रफली वी नीड टू परफॉर्म दिस 5 एक्टिविटी। अब अपने को इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, तो अपना शेड्यूल तैयार हो गया। अब मैं इस प्रोजेक्ट को नेटवर्क डायग्राम पे रिप्रेजेंट करूंगा। सुनिएगा कैसे सर, सुनिएगा कैसे, मैं आपको पूरा नोट करने का मौका दूंगा। सुनिएगा कैसे, सुनिएगा कैसे बेटा। मेरा एक्टिविटी है मेक स्टैचू। अगर मैं अपने जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा लिंक करिए। मैं क्या समझाने जा रहा हूं, ये तो प्रोजेक्ट था, मैं समझाने जा रहा हूं नेटवर्क एनालिसिस। व्हाट इज नेटवर्क एनालिसिस? एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट थ्रू नेटवर्क डायग्राम। मैं सब डिफिनेशन लिखूंगा। नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, मैं यही समझाने जा रहा हूं बाय टेकिंग दिस एग्जांपल। और इसी एग्जांपल से मैं आपको टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ इवेंट, दुनिया में हर चीज समझा दूंगा बाय ओनली टेकिंग सिंगल एग्जांपल। सर इतना लाइव एग्जांपल क्यों लिए? ताकि आपके दिल में ये टॉपिक बच सके। सुनिएगा मेरे बच्चों, कैसे करेंगे। अगर मैं नेटवर्क डायग्राम बनाता हूं और मैं मेक एक्टिविटी का नाम लिखता हूं उस पे, और मैं एक्टिविटी का नाम लिखता हूं मेक स्टैचू, फिर लिखता हूं फाउंडेशन, तो बहुत बड़ा बड़ा उसमें लिखना पड़ेगा, पूरा पूरा नेटवर्क डायग्राम गंदा सा दिखेगा। तो मैं एक काम करता हूं, कन्वीनियंट के लिए मैं इसको नाम देता हूं। सर वीडियो स्टैचू वाले एक्टिविटी का मैंने नाम दे दिया ए, सर स्क्रीन आउट हो गई सर। सी डी। हेलो सर, एंड बेटा मैंने इसका नाम स्क्रीन दिया, आउट हो गई, स्क्रीन चली गई। हाँ सर आ गई। चलिए मैंने इसका नाम दे दिया। सर नाम क्यों दिया आपने? सर जी आपने नाम क्यों दिया? मैंने बोला ना बेटा, अगर अपन नेटवर्क डायग्राम बनाए, उस पे अपन अगर उसके नेटवर्क डायग्राम पे अगर इतने सारे लेटर्स लिखने लगे, मेक स्टैचू, फाउंडेशन, कंस्ट्रक्ट प्लेटफॉर्म, तो बेटा नेटवर्क डायग्राम बहुत गंदा दिखेगा। दैट्स व्हाई इन एक्टिविटी को मैंने नाम दे दिया ए। अगर मैं नेटवर्क डायग्राम पे ए लिखता हूं, अगर मैं नेटवर्क डायग्राम पे ए लिखता हूं, हर बच्चा समझेगा सर मेक स्टैचू के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं नेटवर्क डायग्राम पे बी लिखता हूं, हर बच्चा समझेगा सर फाउंडेशन बनाने की बात कर रहे हैं। अगर मैं नेटवर्क डायग्राम पे सी लिखता हूं, मेरे क्लास के, मेरे देश के हर बच्चे समझेंगे इसमें मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्ट प्लेटफॉर्म। अगर मैं नेटवर्क डायग्राम पे डी लिखता हूं, मेरे क्लास का हर बच्चा समझेगा सर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा है, सर मूर्ति को ट्रक में लोड करेंगे, बड़े से ट्रक में और लाएंगे। अगर मैं नेटवर्क डायग्राम पे ई लिखता हूं, बच्चा समझेगा इसको खड़ा करने की बात हो रही है। तो बेटा मैं एक जनरल इंजीनियरिंग के हिसाब से मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। नेटवर्क डायग्राम क्या होता है? सारे एक्टिविटीज को एरो से कनेक्ट करना। कैसे सर, कैसे समझिएगा। समझना, बस लास्ट डिस्कशन है। नेटवर्क डायग्राम अपना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैंने सोचा था कंप्लीट कर दूंगा बेसिक। सुनिएगा, पहले अपन ने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया? ऑर्डर मिला हमको ऑर्डर मिल गया, चलो स्टार्ट करो। तो पहले मैंने स्टार्ट कर दिया स्टैचू बनाना पटना में। तो बेटा जिस समय मैंने बोला कि चलो स्टैचू का काम स्टार्ट करो, वो एक इवेंट था। इवेंट सिर्फ स्टार्ट बोलना था, इवेंट को टाइम कंज्यूम नहीं करता। कल मैंने आपको बताया था इवेंट इज ए व्हाट, इवेंट कैसे बोलते हैं कि जैसे तुमने बोला चलो ऑनलाइन क्लास करते हैं, गूगल मीट ज्वाइन करो। गूगल मीट का ज्वाइन करना एक इवेंट था, तुमने मुझसे 2 घंटे पढ़ा, ये एक एक्टिविटी था। अब तुम ऐसा बोलोगे सर क्लास खत्म कीजिए, ये भी एक इवेंट था। ठीक है, तो अपन क्लास खत्म कर देते, कल करेंगे इसको कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि अभी इसमें 10 मिनट 15 मिनट लग जाएगा इसको समझने में, तो अभी अपने पास शायद टाइम नहीं बचा है। कितना टाइम हो गया नीरज? टाइम 6 2 यस। कल करें इसको कैरी? अभी क्या जल्दी में अच्छा नहीं, मजा नहीं आएगा।
जैसा सर आपको लगे सर। हाँ, ये क्लास है ना आप लोगों की भी। हाँ हाँ, आप लोग क्लास अटेंड कर लो, कल अपन शार्प 4 बजे मिलेंगे। आप लोग क्या करना, सुनिएगा, इसको मैं कल कैरी करूंगा, आप यहाँ तक प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कल का क्लास एट एनी कॉस्ट अटेंड करना है। आज मैं थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि अपनी क्लास ऑलमोस्ट 4:30 स्टार्ट हुई थी। कल आपको इतना पहले लिख के लाना है अपने नोटबुक में। दूसरा काम करना है, कल एकदम ऑन टाइम 4 PM पे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, एकदम 100%। तो आपको क्या करना है, कल के क्लास में अटेंडिंग कॉस्ट प्रेजेंट रहना है। तो कल अगर आपका नेटवर्क डायग्राम मिस हो गया, फिर पर्ट CPM सब छूट जाएगा, मजा कहीं नहीं आएगा। तो इसी तरह अपन 2-3 और लाइव एग्जांपल लेंगे और अपन पूरा नेटवर्क डायग्राम, पूरे प्रोसेस को एक एक करके समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अच्छा, ये आपको नोट करना है, आप इसका एक 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके शॉट ले लें। वैसे मैं कल ये सेव रखूंगा, बट फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर स्क्रीन वाइट हो गई है। क्या? सर स्क्रीन मेरी वाइट हो गई है, बीच बीच में ऐसा होता है, स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है, आती चली जाती है। नहीं नहीं नहीं, आप अभी आपका स्क्रीन व्हाइट है क्या? हाँ सर, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ग्रुप पे, ऐसा हो जाता है बीच अच्छा बीच अच्छा, में। ठीक है ना, अभी ऐसा हो गया होगा। जिनको दिख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मैं कल 2 मिनट में फिर से रिपीट कर दूंगा। जिनको क्लियर विजिबल है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनका जिनको प्रॉब्लम हुआ है वो मुझसे कांटेक्ट कर लेना ग्रुप में। वो अपना CPM का जो ग्रुप है मुझे बता देना, मैं फिर से कल रिपीट कर दूंगा इसको 10 मिनट। जिनको क्लियर विजिबल है बेटा वो ले लीजिए। इसके आगे अपन कल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आप इतना नोट बना के लाना, ठीक है? कल आपको रफ पेपर लेके बैठना है क्लास की स्टार्टिंग में से। हार्डली अपन 15 मिनट में कुछ थ्योरी लिखेंगे, जैसे एक्टिविटी कितने टाइप के होते हैं, इवेंट कितने टाइप के होते हैं, वो सब आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद अपन सीधे सीधे क्वेश्चंस में आ जाएंगे। नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है कल अपने। कल दिमाग ठंडा करके आना है क्योंकि नेटवर्क डायग्राम बनाने में गलतियां होंगी, घबराना नहीं है। चलिए, थैंक यू गजेंद्र, थैंक यू। सर वन मोर रिक्वेस्ट सर। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, चलो कल मिलते हैं। मैं अब बाहर हो रहा हूँ यहाँ से।